श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी पुलिस के लिए अभी तक पहेली बना हुआ है। गिरफ्तारी के बाद आफताब से पुलिस हिरासत में पूछताछ भी हुई, फिर पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में आफताब से सैकड़ों सवाल किए गए, लेकिन हर बार वो बड़ी सावधानी और बड़े आराम से हर सवाल का जवाब देता रहा। और हैरानी की बात यह है कि हर टेस्ट में उससे पूछे गए सवालों के जवाब एक समान रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ, फिर पॉलीग्राफ टेस्ट, इसके बाद नार्को टेस्ट में सवाल जवाब, फिर पोस्ट नार्को टेस्ट, घंटों पूछताछ, सैकड़ों सवाल, लेकिन हर टेस्ट में जवाब एक जैसा। ये वो पहेली है जिसने श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को अब उलझा दिया है। श्रद्धा के मर्डर के आरोपी आफताब ने जिस चालाकी से पॉलीग्राफ टेस्ट से लेकर नार्को टेस्ट तक सवालों के जवाब दिए हैं, उसने पुलिस को हैरानी में डाल दिया है। आरोपी आफताब से जब जब सवाल किए गए और उन सवालों के जवाब को जब जांच अधिकारी ने मिलान किया तो पता चला कि सभी सवालों के जवाब एक दूसरे से मेल खाते हैं। चाहे वो 14 दिन की पुलिस हिरासत का इंटेरोगेशन हो या फिर पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के दौरान पूछे गए सभी सवालों के जवाब हो। श्रद्धा मर्डर केस की जांच में शामिल अधिकारियों की माने तो आफताब बहुत चालाक है और कभी भी इस मामले में नया मोड़ आ सकता है। अभी तक वो पुलिस की हर बात मान रहा है, जैसे कि जांच में सहयोग करना, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के लिए बिना किसी सवाल के राजी हो जाना। पुलिस को उसके इस इतने अच्छे बर्ताव पर संदेह हो रहा है। कहीं पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के लिए मना नहीं करना आफताब की प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं। पुलिस को शक है कि शायद आफताब खुद भी टेस्ट करवाना चाहता था ताकि जवाब में ऐसी कहानियां बना सके जिससे कि सबूतों की तलाश में जुटी पुलिस उलझ कर रह जाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आफताब को सवालों से परेशान होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखा। उसने सारे सवालों के जवाब बहुत तेजी से दिए और बड़े आराम से दिए। इसलिए ऐसा लग रहा है कि उसने पहले से सारे सवालों के जवाब सोच रखे थे। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स मौजूद थे। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक इन एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि आफताब स्प्लिट पर्सनालिटी होने का ड्रामा भी कर रहा है। पूछताछ के दौरान आफताब ऐसे बर्ताव कर रहा था कि जैसे उसके अंदर दो अलग अलग तरह के लोग हों। ऐसा वो सजा से बचने के लिए कर रहा है। आफताब ने पॉलीग्राफ और नार्को दोनों ही टेस्ट में श्रद्धा की हत्या की बात कबूली है। इतना ही नहीं, अब तक की पूछताछ में आफताब ने कई राज उगले हैं। आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा की डेड बॉडी के टुकड़े करने के लिए चाइनीज चॉपर का इस्तेमाल किया था। आफताब ने यह भी खुलासा किया कि जिस आरी से उसने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए थे, उसे गुरुग्राम में अपने दफ्तर के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। वहीं आफताब ने यह भी बताया कि उसने श्रद्धा का सिर मेहरौली के जंगलों में फेंक दिया था। उसने ये भी कबूला था कि पहचान छिपाने के लिए उसने श्रद्धा के चेहरे को जला दिया था। उसने ये भी कबूल किया है कि हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के तरीकों के लिए उसने इंटरनेट पर सर्च किया था। दिल्ली पुलिस को शक है कि जब सितंबर-अक्टूबर में आफताब को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उस वक्त भी श्रद्धा के कुछ बॉडी पार्ट्स उसके दिल्ली वाले फ्लैट में मौजूद थे। पुलिस को अभी तक श्रद्धा का सर नहीं मिला है। इसके साथ ही उसके शरीर के अन्य हिस्सों के साथ उसकी तलाश जारी है। आफताब की निशानदेही पर अभी तक 13 हड्डियां बरामद की गई हैं, जिसे पुलिस ने फॉरेंसिक और डीएनए जांच के लिए भेजा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार श्रद्धा की डीएनए रिपोर्ट अगले हफ्ते तक आएगी। आफताब के घर से बाथरूम, किचन के अलावा बेडरूम से भी खून के धब्बों के सैंपल मिले हैं। इन्हें जांच के लिए भेजा गया है। अगर ये खून इंसान का होता है तो पुलिस डीएनए मैचिंग के लिए श्रद्धा के पिता को दिल्ली बुला सकती है। वहीं इस मामले में पुलिस ने भी अब तक कुछ और सबूत जुटाए हैं।
पुलिस ने श्रद्धा के फोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट निकाली है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा के फोन की लास्ट लोकेशन 18 और 19 मई को मेहरौली के छतरपुर में थी। सूत्रों के मुताबिक मर्डर के बाद भी आफ्ताब ने श्रद्धा का फोन अपने ही पास रखा था। मुंबई पुलिस ने जब आफ्ताब को पूछताछ के लिए बुलाया था तभी भी फोन उसी के पास था, जिसके बाद उसने उस मोबाइल फोन को मुंबई के ही एक समुद्र में फेंक दिया था। पुलिस को श्रद्धा के मोबाइल और मर्डर वेपन की तलाश अब भी है। वहीं पुलिस श्रद्धा के DNA रिपोर्ट के साथ साथ नार्को टेस्ट के नतीजों का भी इंतजार कर रही है। इसके बाद आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस आफ्ताब के दिमाग को पढ़ने के लिए और भी टेस्ट करवा सकती है। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब की नार्को टेस्ट बेनतीजा रही तो पुलिस आफ्ताब की ब्रेन मैपिंग करने की सोच सकती है। हालांकि इसके लिए पुलिस को कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। क्योंकि आफ्ताब फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, वहां आफ्ताब ने तिहाड़ जेल प्रशासन से उपन्यास मांगे, जिसके बाद जेल अधिकारियों ने शनिवार शाम को उसे द ग्रेट रेलवे बाजार और बाय ट्रेन टू एशिया किताबें उपलब्ध कराई। द ग्रेट रेलवे बाजार बाय ट्रेन थ्रू एशिया अमेरिकी उपन्यासकार पॉल थेरेक्स का यात्रा वृतांत है। जेल अधिकारियों के मुताबिक ये किताब आफ्ताब को इसीलिए दी गई है क्योंकि ये अपराध पर आधारित नहीं है और इसे पढ़ने के बाद आफ्ताब खुद को या किसी अन्य को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता। किताब पढ़ने के अलावा जेल में आफ्ताब शतरंज खेलकर भी समय बिता रहा है। जेल अधिकारियों के मुताबिक आफ्ताब जेल में ज्यादातर समय अकेले तो कभी सेल में मौजूद 2 अन्य कैदियों के साथ शतरंज खेलता है। आफ्ताब जब अकेला शतरंज खेलता है तो दोनों तरफ की रणनीति वो खुद बनाता है। जेल कर्मियों को आफ्ताब पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है। उसकी सुरक्षा में जेल के 2 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही CCTV से हर वक्त निगरानी की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि एक लड़की की हत्या के बाद आखिर आफ्ताब इतना बेखौफ और रिलैक्स कैसे दिख रहा है। जेल में वो कभी किताब पढ़ता है तो कभी शतरंज खेलता है। जब उससे पूछताछ होती है तो वो हर सवाल का जवाब बड़े आराम से देता है। क्या ये पुलिस की जांच को भटकाने के लिए आफ्ताब की रणनीति है? यही सवाल पुलिस के लिए एक पहेली बन चुका है। इसे सुलझाने के लिए पुलिस जल्द से जल्द ऐसे सबूत इकट्ठा करना चाहती है जिसे देखकर और जिसके बारे में जानकर आफ्ताब सरेंडर कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।